हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट के लेक्चर में स्ट्रेन गेज का जो बचा हुआ टॉपिक था उसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे गेज फैक्टर तक हम पढ़ा दिए थे, गेज फैक्टर के बारे में अभी और कुछ बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है कुछ डिफिनीशंस हम फिर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। तो अगर एक होता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। क्या होता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट? देखिए, जो रेजिस्टिव एक होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालते हैं तो उस पर स्ट्रेन डेवलप होता है, तो स्ट्रेन की वजह से उसका डायमेंशन चेंज होता है। तो डायमेंशन चेंज होने की वजह से आपका रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे होता है कि कोई अगर मटेरियल है, ठीक है, तो कोई मटेरियल है तो उसमें कुछ रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी ये उसका मतलब नेचुरल है कि उसमें होता है। रेजिस्टिविटी के कारण ही रेजिस्टेंस क्या होता है, डेवलप होता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में क्या होते हैं, चलते हैं। तो चलते हैं तो वो जो है धनायनों से टकराते हुए चलते हैं। धनायन का मतलब आप एटम बोल सकते हैं उसे। धनायन का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, एटम्स। तो चलते चलते वो क्या होते हैं, रास्ते में अपने सामने आने वाले एटम से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो ये जो टकराव है इसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अगर यही टकराव ना हो तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया? तो ये टकराव कब ज़्यादा होता है और कब क्या होता है, कम होता है। देखिए, कब ज़्यादा होता है, जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं, खींच करके जब लंबाई को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच टकराव ज़्यादा होता है। और जब हम कंडक्टर को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका एरिया बढ़ता है। जब एरिया बढ़ेगा तो एटम्स के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच टकराव क्या होता है, कम होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो अगर हम किसी मतलब रेजिस्टिव मटेरियल पर स्ट्रेस डालते हैं तो उससे स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से आपका डायमेंशन चेंज होता है, और डायमेंशन चेंज होने से क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट या रेजिस्टिविटी इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी इफेक्ट या फिर पीजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसा स्ट्रेन गेज में होता है क्योंकि उस पर स्ट्रेस दिया जाता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है, जिससे डायमेंशन चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के चेंज होने से भी चेंज होता है। ऐसा नहीं कि लंबाई चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया, केवल उसी से चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आया? तो इसलिए स्ट्रेन गेज को हम पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज के नाम से भी जानते हैं। पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये इसका क्या है, दूसरा नाम है। इसका क्या है, दूसरा नाम है। स्ट्रेस डालने से क्या होता है कि रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है, यही कारण है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट या रेजिस्टिविटी इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी इस ट्रांसड्यूसर को हम क्या बोलेंगे, पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज। अब यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर लिखा गया है कि जब किसी रेजिस्टिव मटेरियल पर मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है, जिससे डायमेंशन चेंज हो जाता है। इस वजह से रेजिस्टिव मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसे पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट या रेजिस्टिविटी इफेक्ट कहते हैं। इसलिए स्ट्रेन गेज को पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेन गेज को हम क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल हैं, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप इतना अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़। तो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब स्ट्रेन गेज को हम और किस नाम से जानते हैं, पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा जगह आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे हम लिख इसलिए देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से लिख भी दीजिए और हमें इस पर लिखना ना पड़े। जब लिखना नहीं पड़ेगा तो इससे टाइम बच जाएगा और इससे एमबी का खर्च क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है। इससे पैसे की थोड़ा बचत हो जाती है क्योंकि पैसा तो हमें मिल नहीं रहा है, मैं कैसे भी चला रहा हूँ इसे,
लेकिन आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए पढ़ने वाले बच्चों से, ठीक है। जो डिप्लोमा के हैं, ITI के हैं, JEE की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं JEE लेवल से भी ज़्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ये जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गेज फैक्टर। गेज फैक्टर को आपने पहले ही पढ़ा था, पहले ही गेज फैक्टर को आपने पढ़ा था। तो ये आपका डेल्टा आर बटे आर, ये चीज़ पहले ही पढ़ा दिए। तो डेल्टा एल बटे क्या होगा, यल डेल्टा। अब देखिए ये क्या है, ईएल क्या है आपका, ईएल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका ईएल है, डेल्टा एल बटे एल ईएल होता है, ईएल, ठीक है, बराबर आपका डेल्टा एल बटे क्या है, एल। ये चीज़ आपको पहले पढ़ा दिया है। तो अगर डेल्टा आर निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा आर बटे आर निकालना चाहते हैं, ये वाला स्ट्रेन, ये वाला डेल्टा आर बटे आर निकालना चाहते हैं, तो गेज फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, ईएल हो जाएगा, ठीक है। ईएल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो अब ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस पर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस वजह से इसे हम अलग कर दिए हैं। अब क्या होता है, कुछ डेरिवेशन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ डेरिवेशन होते हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कुछ डेरिवेशन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष को यहाँ पर हमने क्या किया है, लिखा है, ठीक है। जैसे कुछ डेरिवेशन करने के बाद उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में आपके बहुत कम ही आएंगी, लेकिन अगर ये दिया है तो इसके कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है, तभी कुछ समझ में आता है। तो अब यहाँ पर ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन करने के बाद क्या आया कि आपका ये जो स्ट्रेन है डेल्टा आर बटे आर बराबर डेल्टा, देखिए आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, आपका ये चेंज देखिए, डेल्टा यल बटे यल से क्या होगा, डेल्टा आर बटे क्या होगा, आर, या फिर डेल्टा ए बटे क्या होगा, ए से क्या होगा, डेल्टा आर बटे क्या होगा, आर होगा, ठीक है। या फिर डेल्टा डी बटे क्या होगा, डी, तो इससे क्या होगा, डेल्टा आर बटे क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि अगर डायामीटर चेंज होगा तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, तब भी रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा आर बराबर रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, तो किसकी वजह से चेंज हो सकता है। अब देखिए हमारा जो डेल्टा आर बटे क्या है, आर है, अब ये जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है किसी मटेरियल का जिसे हम कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई चेंज होने से भी चेंज होगा, ठीक है, एरिया चेंज होने से भी चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होने से भी ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी हिसाब से और सारा डेरिवेशन ऊपर कर दिया गया है, जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन करने के बाद कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकला है, अब उसके आगे हम डेरिवेट करके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। ये इसको डेरिवेट करने का मेन मकसद है गेज फैक्टर को निकालना। इस गेज फैक्टर को हमने आपको पहले ही क्या कर दिया था, बता दिया था, 1+2 इंटू गामा, ठीक है। तो इसको हमने पहले ही फार्मूला लिखवा दिया था, लेकिन इसे थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डेल्टा एल बाई एल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने से क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा आर बटे आर, डेल्टा आर बटे डेल्टा एल बटे आपका एल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा आर बटे आर बटे डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए डेल्टा एल ये सब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस आपका 2, यहाँ पर डेल्टा एल बटे एल है तो भाग देंगे डेल्टा एल बटे एल से, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा रो बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर अब ये जो फार्मूला आया है, ठीक है, ये जो हमारा क्या आया, फार्मूला आया, ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है, जो हमारी रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, अभी इसीलिए हमने आपको रेजिस्टिविटी इफेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है, पीजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट पढ़ा दिया। पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया कि जब स्ट्रेस या स्ट्रेन देते हैं तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन यदि अगर हम क्या कहें कि पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को बहुत कम माना जाए, अगर पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को आप बहुत कम मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल को चाहे कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, लेकिन उसके रेजिस्टिविटी पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया। तो इसका ये मतलब है कि अगर पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत ही क्या हो, कम हो, तो इसका ये मतलब है कि उस मटेरियल पर स्ट्रेन डेवलप करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पर बहुत ही क्या पड़े, कम प्रभाव पड़े, लगभग 0 के आसपास प्रभाव पड़े। समझ में आया। तो होता क्या है, जब ये वाला प्रभाव ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा रो बटे
आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब लगभग ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। जब ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया तो बताइए इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि डेल्टा आर बटे आपका आर बटे डेल्टा एल बटे आपका एल बराबर 1 प्लस आपका 2 गामा प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 तो हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यही तो गेज फैक्टर है। गेज फैक्टर आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए गेज फैक्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा आर बटे आर डेल्टा एल बटे क्या होता है, एल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गेज फैक्टर बोलते हैं। गेज फैक्टर 1 प्लस 2 गामा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गेज फैक्टर का ये फार्मूला आ गया। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी अब इस पर न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे ज़माने में इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर गेज फैक्टर का ये जो फार्मूला आ गया है, अब इससे क्या पता चलता है। अब गेज फैक्टर बराबर 1 प्लस आपका 2 इंटू क्या हो गया, गामा। गामा क्या है, पॉइजन रेशियो है, ठीक है। पॉइजन रेशियो हमने बताया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बटे क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। जब मतलब लेटरल स्ट्रेन जो भी होता है होगा आपको हमने पहले बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो पॉइजन रेशियो है, ठीक है, पॉइजन रेशियो का मान जो होता है 0 से 0.5 तक क्या करता है, वेरी करता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लेगा पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो क्या होने का मतलब वो किसका रेशियो होता है, समझ में आया। जो चीज़ आपको पहले ही क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो किसका रेशियो होता है और इसका मान कहाँ से कहाँ तक क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। और इस फार्मूले के रूप में पॉइजन रेशियो को दे सकता है। जैसे अगर पॉइजन रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो GF -1 प्लस बराबर यहाँ पे क्या बटे 2 बराबर आपका ये क्या हो गया, पॉइजन रेशियो। यहाँ से पॉइजन रेशियो हो गया। ऐसे कई सारा रिलेशन दे सकता है, ठीक है। वैसे ये तो गेट का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसे पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक इन सारी चीज़ों को आदमी अच्छे तरीके से पढ़ता नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कितने तरीके से बन सकते हैं ये भी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन अब आपको समय की नज़ाकत को परखते हुए चीज़ों को बताई जाती है, ठीक है। अब पूरा एकदम डिटेल में हम पढ़ाने लगे जो आपको ज़रूरत ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉइजन रेशियो होता है 0 से 0.5 तक क्या करती है, वेरी करती है। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि यदि पॉइजन रेशियो हमारा 0.5 है तो बताओ गेज फैक्टर कितना होगा। तो गेज फैक्टर बराबर 1 प्लस 2 इंटू पॉइजन रेशियो 0.5। तो गेज फैक्टर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, देखिए अब जो हमारा गेज फैक्टर होता है वो निकिल के लिए क्या होता है, 12.1 होता है, ठीक है। मैग्नीन के लिए 0.47 होता है। नाइक्रोम के लिए 2 होता है और सॉफ्ट आयरन के लिए 4.2 होता है, जबकि प्लेटिनम के लिए 4.8 होता है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे कि मतलब इनमें से ऐसे कोई मटेरियल दे देगा, पूछ लेगा उसका गेज फैक्टर कितना होता है। अब आपको पढ़े हैं कि गेज फैक्टर बराबर होता है, गेज फैक्टर, ठीक है, गेज फैक्टर बराबर होता है आउटपुट चेंज बटे क्या होता है, इनपुट चेंज, ठीक है। अब यही तो सेंसिटिविटी भी होती है ना, सेंसिटिविटी। अब वहाँ पे सेंसिटिविटी बताने का यही मतलब है जो पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर गेज फैक्टर बराबर क्या होती है, सेंसिटिविटी। अगर आपका गेज फैक्टर हाई है तो सेंसिटिविटी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा भी कंप्रेशन फोर्स देंगे, समझ में आया, थोड़ा सा भी टेंसाइल फोर्स देंगे, थोड़ा सा भी कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, तब भी उसे क्या कर लेगा, वो जल्दी से सेंस कर लेगा। क्यों, क्योंकि गेज फैक्टर हाई है तो मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, हाई है। समझ में आया। तो सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब है कि थोड़ा सा भी प्रेशर अगर डालेंगे तो क्या करेगा, वो सेंस कर लेगा। मतलब क्या, सेंसिटिविटी हाई होने से एरर कम होता है। एक प्रकार से अगर ये देखा जाए तो सेंसिटिविटी अगर हाई है तो एरर क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे का टॉपिक आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे स्ट्रेन गेज होता है ना, स्ट्रेन गेज, क्या, स्ट्रेन GAUG, ठीक है। स्ट्रेन गेज में एक मोस्टली जो वायर यूज होते हैं
मोस्टली जो वायर यूज होता है, मोस्टली जो वायर यूज होता है वो दो वायर हैं, एक नाइक्रोम है, नाइक्रोम है जिसका गेज फैक्टर कितना होता है 2.5 है, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंटन, कांस्टेंटन अब 2.1 है, ठीक है। मोस्टली यूज होने वाले जो वायर हैं एक नाइक्रोम है और क्या है कांस्टेंटन है। हालांकि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका गेज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ ऐसी मतलब उसका कुछ डिसएडवांटेज होगा, कुछ एक्यूरेसी उसकी वजह से क्या हो जाती है कम हो जाती है, इसलिए उसको बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है आपका कांस्टेंटन है और क्या है आपका नाइक्रोम है जिसका गेज फैक्टर 2.5 और 2 क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर गेज कह रहे हैं, स्ट्रेन गेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना क्या है ज़रूरी है। जैसे किसी भी स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है, जिससे सेंसिटिविटी उसकी क्या होती है हाई होती है। जैसे आपका एक अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन गेज है, मतलब जिस मटेरियल का स्ट्रेन गेज हम यूज करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रेन गेज यूज करेंगे जिस भी मटेरियल का उसका जो रेजिस्टेंस होता है जितना ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा है। समझ में आया, जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा होगा। शुड लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एल्फा क्या होना चाहिए लगभग 0 होना चाहिए। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का ये मतलब है कि जो मटेरियल स्ट्रेन गेज में हम यूज कर रहे हैं उसका एल्फा लगभग 0 के आसपास होना चाहिए। मतलब क्या है कि टेम्परेचर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या डेवलप होगा एरर डेवलप हो जाएगा। समझ में आया, नहीं तो क्या डेवलप होगा एरर आपका क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा। शुड नॉट हैव एनी हिस्टेरिसिस इफेक्ट, मतलब क्या है कोई भी हिस्टेरिसिस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्टेरिसिस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब हिस्टेरिसिस के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शुड भी क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होता है वो क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन ना हो, मतलब एरर कम हो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। लीनियरिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लीनियरिटी होनी चाहिए। जैसे स्केल आपका लीनियर होता है पीएमएमसी का, तो इस तरीके से लीनियरिटी का मतलब है कि जिस हिसाब से इनपुट में हम चेंज करें उसी हिसाब से आउटपुट में भी क्या हो चेंज हो। समझ में आया, लीनियरली रूप से चेंज हो, इनपुट जितना चेंज हो। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा क्या है इनपुट है, ठीक है, इनपुट आपका स्ट्रेन है, तो ये इनपुट आपका क्या होगा स्ट्रेन, तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा आर बटे क्या होगा आर। तो जैसे जैसे स्ट्रेन को हम आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ये चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा चेंज होगा। तो ये क्या है एक प्रकार का लीनियर है, ठीक है, ये हमारा क्या है एक प्रकार का लीनियर है। अब क्या है कि टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज मेनली 3 टाइप के स्ट्रेन गेज होते हैं, एक वायर वाउंड टाइप स्ट्रेन गेज और एक सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज और एक फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज, ठीक है। एक होता है वायर वाउंड टाइप स्ट्रेन गेज, वायर WOUND वाउंड टाइप स्ट्रेन गेज होता है। देखिए जो वायर वाउंड टाइप स्ट्रेन गेज होता है इस पर पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट लेस होता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट लेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, एक होता है क्या सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में क्या होता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए होता है, देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं जो कोवैलेंट बांड होते हैं ना वो बहुत कमजोरी से बंधे होते हैं, उनका जो कोवैलेंट बांड होता है बहुत कमज़ोर होता है। इस पर कोई स्ट्रेस जब कोई भी स्ट्रेस कंप्रेस करते हैं स्ट्रेस करते हैं तो उस कंडीशन
कंडीशन में रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इसका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये कंडक्टर वायर होता है। क्या होता है, कंडक्टर वायर। लेकिन इसका क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर वायर होता है। अब यहाँ पर एक फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज होता है। तो ये 3 टाइप के स्ट्रेन गेज हैं। इसके बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ा दिया जाएगा। बाकी आप बुक से देख लीजिएगा कि आपके बुक में भी दिया है कि नहीं दिया है। कॉन्सेप्ट तो हमने आपको अच्छे तरीके से बता ही दिया है, बाकी पढ़ने लिखने का तो आपका काम है ना। बाकी ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा दें। अभी स्ट्रेन गेज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम सब कुछ थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो इतना आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों से जो है सब्सक्राइब करवाइए। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जो मम्मी हैं, पापा हैं, उनका भी मोबाइल पे सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि वो तो पढ़ेंगे नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे। आपके साथी जो दोस्त हैं, जो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, ठीक है, उन सब से सब्सक्राइब करवाइए। साथ में ITI वाले के स्टूडेंट के साथ जो तैयारी करने वाले हैं JEE की, TG2 की, उनसे क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे ही क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते चले जाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। एग्ज़ाम को पास करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। और अगर इन चीज़ों को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कभी भी JEE की तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आया। वैसे इस चैनल पे JEE की तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।